37 साल की देहरादून में रहने वाली अनुपमा गुलाटी दो छोटे छोटे प्यारे जुड़वा बच्चों की माँ और एक हाउसवाइफ थी। सभी इंडियन हाउसवाइफ की तरह घर के सारे काम करना और अपने बच्चों को संभालना ही उसका डेली रूटीन था। और 17 अक्टूबर 2010 को भी वो अपना वही काम कर रही थी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन है और जो उनके साथ ये करने वाला था वो उनका ही कोई करीबी है। अनुपमा की शादी सन 1999 में देहरादून के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से हुई थी। इनकी शादी को अभी हुए 1 साल ही बीता था कि तब इनको एक खुशखबरी मिलती है। उनके पति राजेश गुलाटी को यूएस की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है और ये दोनों वहां जाकर यूएस में रहने लगते हैं और कुछ सालों बाद इन दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनसे इनकी खुशियों को और चार चांद लग जाते हैं। बच्चे उनके कुछ दिन बाद तक तो ये यूएस में रहते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये दोनों वापस से इंडिया आने का प्लान बनाते हैं और वापस आकर देहरादून के प्रकाश नगर में एक नया घर ले लेते हैं। जहां अनुपमा बच्चे संभाल रही थी तो वहीं राजेश अपने लिए नई जॉब की तलाश करने लगता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलती। इसीलिए वो थक हार कर कोलकाता की कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजता है और वहाँ पर सिलेक्ट भी हो जाता है, जिसके लिए उसे कोलकाता में जाकर रहना पड़ेगा। और अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कशन करने के बाद इन दोनों की सहमति इस पर बनती है कि अनुपमा अपने बच्चों के साथ देहरादून में रहेगी, तो वहीं राजेश अकेला जाकर कोलकाता में जॉब करेगा और कुछ महीनों तक वो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इधर देगा, जब तक वो वहाँ पर अपना एक अच्छा सा घर नहीं देख लेता। फिर ये देहरादून का घर बेचकर वहीं कोलकाता में रहने लगेंगे, जिसके बाद वो कोलकाता जॉब करने चला जाता है और अनुपमा अपना घर संभालने लगती है। घर का सारा काम खत्म कर अपने फ्री टाइम में अनुपमा अपने मम्मी पापा से कॉल और चैट्स में बातें करा करती। मगर धीरे धीरे मई और जून 2010 के बीच में इनके बीच में होने वाली बातें बंद हो गई और नवंबर 2010 को उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, जिसके कारण उनके घर वालों को चिंता होने लग गई। उन्होंने कोलकाता में रह रहे राजेश से कॉल करके पूछा कि क्या उसकी अनुपमा से बात हो रही है और क्या कारण है कि वो उनसे बात नहीं कर रही है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, उसकी अनुपमा से बात होती रहती है और बच्चों को संभालने और उनकी पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। राजेश से ये पता लगने के बाद अनुपमा के मम्मी पापा को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन एक माँ बाप होने के नाते उनका मन नहीं मान रहा था, तो इसीलिए वो उनके बेटे और अनुपमा के भाई सुजान कुमार से बोलते हैं कि वो वहाँ पर जाकर चेक करे कि अनुपमा का हालचाल कैसा है और वो ठीक है कि नहीं। और वो वैसा ही करता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचकर डोरबेल बजाता है तो जो गेट खोलता है वो और कोई नहीं, वो उसका जीजा राजेश था, जो कि एक्चुअल में कोलकाता में था ही नहीं, वो तो अपने घर देहरादून में था। उसे ये देखते ही कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि राजेश ने तो बोला था कि वो बंगाल में है और इतनी सारी कंफ्यूजन के साथ वो बोलता है कि उसे एक बार उसकी बहन से मिलना है, लेकिन उसका जीजा उसे उसकी बहन से मिलने नहीं देता। जिसके बाद सुजान उसके घर में जाने की कोशिश करता है तो उसका जीजा उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है और सुजान को वहां से भगा देता है, जिसके बाद उसे दाल में कुछ काला लगता है और वो बिना कोई देरी किए पुलिस को सारी बातें बताता है और उसके घर पर ले जाता है। लेकिन राजेश पुलिस को भी अंदर जाने नहीं देता, लेकिन पुलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके घर में घुस जाती है। शुरुआत में तो पुलिस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी उनकी नज़र एक वहाँ पर पड़े बहुत बड़े फ्रीजर के पास जाती है, जिसे देखकर पुलिस को शक होता है और वो पूछते हैं कि उस फ्रीजर में क्या है। लेकिन जब उससे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है तो पुलिस उसे बोलती है कि वो फ्रीजर खोल के दिखाए। और वो वहाँ जाकर जब फ्रीजर खोलते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी काली थैलियाँ थी जिसमें इंसानी मांस साफ साफ दिख रहा था। तभी अनुपमा का भाई एक पन्नी की तरफ इशारा करके बोलता है कि उस पन्नी में जो मुंडी रखी हुई है वो उसकी बहन की है। वहाँ पर खड़े किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति ऐसा क्यों करेगा। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है ये कि इतना कुछ कर दिया उसने आके, बस क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या ये था, ये तो नहीं कह सकते। और इसका जो आंसर उन्हें मिला वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। राजेश ने पुलिस कस्टडी में बताया कि शादी की शुरुआत में इनका सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इनके रिश्तों में जब खटास आने लगी, जब
ये दोनों यूएस चले जाते हैं और राजेश अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि राजेश जॉब चले जाता था और अनुपमा घर पर अकेली रहती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो भी राजेश की तरह जॉब ज्वाइन करना चाहती थी और जब उसने राजेश से बोला कि वो जॉब करना चाहती है तो राजेश उसे जॉब करने से मना कर देता है, यह कहकर कि उसका वर्किंग वीज़ा परमिट उसे इस बात की आज़ादी नहीं देता। और यही वो पहला इंसिडेंट था जिससे इनके रिश्तों में दरार पड़नी चालू हो गई थी। और दूसरा, यूएस में राजेश का एक दोस्त था जो कि उसके घर पर आया करता था और उसकी दोस्ती अनुपमा से भी बढ़ने लग गई थी। और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये उसकी आंखों में चुभने लग गई थी और ये उनके बीच में लड़ाइयों का कारण बनने लगा। जिसके बाद राकेश आगे बताता है कि उसके लाख मना करने के बाद भी अनुपमा उसके दोस्त से बातें करा करती, मगर ये फिर से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला करते हैं। और सन 2006 में इन दोनों के जुड़े हुआ बच्चे होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ दिनों तक ही ठीक चलती है, फिर अनुपमा फिर से उसके दोस्त से बातें करने लग जाती है जिससे इनकी लड़ाइयों में फिर से तेजी आ जाती है। मगर इन सब उथल पुथल के बीच में अमेरिका में मंदी आने के बाद राजेश की जॉब चली जाती है और ये वापस इंडिया आ जाते हैं। आगे राजेश के बयान के मुताबिक भारत वापस आने के बाद भी अनुपमा उसके दोस्त से चोरी छुपे बातें करा करती, जिसके कारण इनकी लड़ाइयाँ यहाँ पर भी चालू हो जाती है। और इतने में ही उसकी जॉब कोलकाता में लग जाती है। वहाँ जाकर राजेश जॉब करने लगता है और सन 2009 में उसकी नज़दीकियाँ एक औरत से बढ़ जाती है जिससे वो बातें करा करता था क्योंकि उसका पति उसे परेशान करता था। राजेश की नज़दीकियाँ उससे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी को बिना बताए चुपचाप से मंदिर में शादी कर लेता है। लेकिन ना जाने ये वाली बात कैसे न कैसे अनुपमा को पता चल जाती है और वो उससे लड़ने लगती है, मगर वो इस बात का खंडन कर देता है। और इसके बाद मानो इन दोनों की बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और राजेश जो अपनी सैलरी से अनुपमा को पैसे भेजा करता था वो भी अब राजेश बंद कर देता है और इनकी लड़ाइयाँ पैसों के कारण भी होने लगती है। और ऐसी लड़ाई 17 अक्टूबर 2010 को इनके बीच में हो रही थी जब राजेश को एक बात इतनी बुरी लगती है कि वो अनुपमा को धक्का देता है और उसका सर दीवार पर लग जाता है। ये धक्का इतना तेज था कि अनुपमा का सर खुल जाता है और उसका खून बहने लगता है। मगर अभी भी राजेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वहीं पास में रखे तकिए से उसका गला घोट देता है। जिस समय ये सब हो रहा था उस समय उसके बच्चे स्कूल गए थे और ये बात उन्हें ना पता चले, इसीलिए वो अनुपमा की बॉडी को वॉशरूम में रख देता है और अपने बच्चों को बोलता है कि उसकी मम्मी अपने मायके दिल्ली गई हुई है। मम्मी मम्मी को सो लग गया है। मम्मी नाना नानी के साथ जा रही है। इसके बाद वो और भी दिल दहला देने वाले खुलासे करता है जिसमें वो बताता है कि वो अनुपमा की लाश को दफनाते वक्त पकड़ा ना जाए, इसीलिए उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसीस में डिस्पोज करने का प्लान बनाता है। और सबसे पहले घर पर एक बड़ा सा फ्रिज लेकर आता है जिसमें वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीस रखने वाला था। इसके बाद वो मार्केट से एक इलेक्ट्रिक सॉ ले आता है और उसके स्मॉल पीसीस कर पन्नी में डाल फ्रीजर में रख देता है। वो धीरे धीरे इन पन्नी को निकाल कर कहीं न कहीं फेंक किया था। जैसे कि एक बार वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए मसूरी ले गया था तो उसने वहीं के मालसीडियल पार्क के नाले में कुछ टुकड़ों को फेंक दिया था। ऐसे ही उसे जब भी मौका मिलता वो उन टुकड़ों को कहीं न कहीं नाले में फेंक किया था। जिसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि अगर अनुपमा की जान चली गई थी तो उसके परिवार वालों को मैसेज कौन कर रहा था, जिस पर वो चौंकाने वाली बात बताता है कि वो अनुपमा के फ़ोन से जो भी उसका हालचाल पूछता था उसको हर बार राजेश ही रिप्लाई कर रहा था कि वो बिजी है। ऐसे ही कर करके उसने कई टुकड़े फेंक दिए थे, लेकिन वो 72 टुकड़ों को कहीं फेंक पाता उससे पहले अनुपमा का भाई घर पर आ गया था और सारा सच सामने आ गया। इन सब कन्फेशन के बाद पुलिस उसको लेकर उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ पर उसने पीस फेंके थे और उन्हें इकट्ठा कर कोर्ट के आगे पेश कर देती है। और सन 2017 में देहरादून स्थानीय न्यायालय ने धारा 302 और धारा 201 के तहत आजीवन कारावास और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी देती है, जिसमें वो अपने बच्चों के बैंक अकाउंट में डालेगा, जो कि आगे जाकर जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मिलेगा। और उसके बच्चों की कस्टडी अनुपमा के भाई सुजान को दी थी। वो बच्चे अभी भी अपनी नाना नानी के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। इस केस को 15 साल गुजर गए हैं, लेकिन यह केस आज भी लोगों का दिल ऐसे दहलाता है जैसे कि पहले दहलाया करता था, क्योंकि
समाज के सामने राजेश एक बहुत ही भोला भाला आदमी था। वो सबसे प्यार से बातें करता था और कभी भी वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। मगर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। अगर इस पहले केस ने आपके दिल में खौफ भर दिया है तो अगला वाला केस तो और भी भयानक है। 16 जुलाई 2016 महाराष्ट्र के सतारा के वही पुलिस स्टेशन में एक संतोष पॉल नाम का डॉक्टर एक औरत के खिलाफ एफआईआर करवाने आता है। उसके हिसाब से एक मंगला जेधे नाम की महिला, जो कि अक्सर अपना इलाज करवाने के लिए उसके क्लिनिक पर आया करती थी, उसने संतोष को एक कच्चा लालच दिया था जिसमें वो उसके पास रखा सोना अगर उसे देता है तो वो कुछ ही दिनों में उसके सोने को डबल कर देगी, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो कि ये करता है। और मंगला ने भी उससे अपना सोना डबल करवाया था। यही सब चीज़ें बताकर उसने मेरा भरोसा जीता। लेकिन जब से मैंने उसे अपना सोना डबल करने के लिए दिया है तो मंगला तब से फरार है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे क्या। इसीलिए उसकी पुलिस से प्रार्थना है कि वो उसकी जीवन भर की कमाई उसे ढूंढवा दे, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से एक एक पाई कमाई है। जिस पर पुलिस उसे आश्वासन देती है कि वो ज़्यादा परेशान न होए, क्योंकि पुलिस उसका सोना ढूंढवाने में पूरी मदद करेगी। और उसके जाते ही पुलिस जोरों शोरों से इस काम में लग जाती है। लेकिन जल्दी ही उनके आगे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें सामने आती है, जिससे ये केस और भी पेचीदा हो जाता है। क्योंकि जिस दिन संतोष एफआईआर करवाने आया था उसी दिन सुबह को मंगला जेधे के परिवार वाले भी आए थे और उन्होंने मंगला की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने एक आदमी पर शक जताया था जो कि और कोई नहीं, वो संतोष पॉल ही था। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और इसका आंसर जो आगे उन्हें मिलेगा वो उनकी कल्पना से तो परे था ही, लेकिन वो ये भी साबित करेगा कि शैतान सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं होते, बल्कि वो इंसानियत का मुखौटा पहन हमारे बीच ही हैं। पुलिस आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में CRPC 91 का यूज़ करते हुए, जिसमें पुलिस किसी भी जांच को पूरा करने के लिए कोई भी दस्तावेज मंगा सकती है, उसका इस्तेमाल करते हुए मंगला के सिम की कंपनी से मंगला के फ़ोन की CDR निकलवाती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले किसी से बात कर रही थी। और वो नंबर एक औरत का था जिसका नाम था ज्योति मंदारे, जो कि वहीं उसी गांव की रहने वाली थी। और पुलिस उसे पूछताछ के लिए शक की बिना पर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और पुलिस उससे पूछती है कि वो कौन है और उसका मंगला से क्या कनेक्शन है। और तभी वो कई चौंकाने वाले खुलासे करती है, जिसमें वो बताती है कि वो एक नर्स है और वो संतोष पॉल के क्लिनिक में नर्स का काम करती है और उसने संतोष के साथ मिलकर मंगला का किडनैप किया था। जिसके बाद पुलिस ने इसके पीछे का मोटिव पूछा तो वो बोलती है कि उसे नहीं पता, उसने तो संतोष के कहने पर ये किया है। जिसके बाद पुलिस ने ज्योति के साथ मिलकर संतोष को उसके ठिकाने से पकड़ लिया और जब अपनी कस्टडी में इसके पीछे का कारण पूछा तो जो आगे संतोष ने बताया उसे जानकर पुलिस के होश उड़ गए। असल में मंगला को संतोष के सारे काले कारनामे पता चल गए थे, जिसमें संतोष के द्वारा की गई कई हत्याएं शामिल थी। वो पुलिस को आगे बताता है कि वो एक NGO में एक एक्टिविस्ट का काम करता था और इसी बात का फायदा उठा उन लोगों की मदद करने के बहाने उनका सोना लूट लेता था और लूटने के बाद उन्हें मार देता था। उसकी सबसे पहली विक्टिम एक सुरेखा नाम की औरत थी, जिसके पास पुश्तैनी सोना रखा हुआ था और घर की लड़ाइयों के कारण फंसा हुआ था। संतोष ने उसकी मदद के बहाने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और एक जहरीला इंजेक्शन लगा उसे मार दिया और बाद में उसकी लाश को अपने फार्म हाउस में एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसे दफना कर एक नारियल का पेड़ लगा दिया। जिसके बाद जब वो नहीं पकड़ा गया तो उसका हौसला बढ़ गया और उसने कई कत्ल करने चालू कर दिए। कुल मिलाकर 2003 से 2016 तक उसने सुरेखा को मिलाकर 5 खून किए थे। जिसके बाद वो एक एक करके अपने सारे विक्टिम के नाम बताता है। उसकी दूसरी विक्टिम थी विनीता नरहरी गायकवाड़, उसकी थर्ड विक्टिम थी जगाबाई लक्ष्मण, उसका चौथा विक्टिम था नथमल भंडारी और 5वीं थी सलमा जफर नाम की औरत। इन सब का खून उसने उनकी मदद करने के बहाने उनका सोना लूट कर किया था। और ये वाली बात मंगला को पता चल गई थी,
क्योंकि मंगला भी एक एक्टिविस्ट थी जो कि संतोष को सन 1998 से जानती थी और संतोष के इन विक्टिमों से कुछ की मुलाकात सबसे पहले मंगला ने ही संतोष से करवाई थी, यह कहकर कि संतोष उनकी मदद कर सकता है। और धीरे धीरे मंगला ने उसके खिलाफ कई सबूत इकट्ठे भी कर लिए थे। वो बार बार संतोष को धमकी दिया करती थी कि वो संतोष का पर्दाफाश कर देगी और उसे जेल में डलवा देगी। इसीलिए उसने मंगला को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपनी नर्स को अपने प्यार में फंसाकर उससे मंगला को बहला फुसलाकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसको स्कोलिन नाम का इंजेक्शन लगाकर, जिसे ऑपरेशन के समय बेहोश करने के समय दिया जाता है, उसका लीथल 10 ml का डोज देकर उसे जान से मार डाला और बाद में अपने फार्म हाउस में गाड़ कर उसके ऊपर भी नारियल का पेड़ लगा डाला, जिसके बाद पुलिस उसे अपने हिरासत में ले लेती है और उस जगह को खोद कर वहाँ पर गड़ी लाशों को निकलवा देती है। जिसके बाद पुलिस के पास इनफ सबूत हो गए थे उसको सजा दिलवाने के लिए और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इस केस ने सबको बहुत चौंका दिया था क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि संतोष ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो हर बार लोगों की मदद करता था। जैसे जिन पेशेंटों के पास पैसा नहीं होता था वो उनका फ्री में इलाज भी कर देता था। यहाँ तक कि लोग उसे देव मानुष की उपाधि भी देने लग गए थे, मगर असल में वो एक मौका परस्त और साइकोपैथ सीरियल किलर था। करण सूद पहली बार देखने पर तो ये किसी को भी एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगेगा जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और कई लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं। बॉलीवुड की फिल्मों को फंड करना, रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए लगाना, यह सब इसके लिए एक आम बात थी। जो भी इसे जानते थे मानो उनके लिए इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट थी, लेकिन जब इसका असली रूप लोगों के सामने आया तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। 7 अप्रैल 2012 को मुंबई के ओशीवारा के एक बिजनेसमैन अरुण टिक्कू की उसके अपार्टमेंट से पुलिस को उसकी हत्या की खबर मिलती है और जैसे ही पुलिस उसके अपार्टमेंट में अंदर जाती है तो वो उसकी बॉडी को देख सन्न रह जाती है, क्योंकि उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। उनकी छाती और पेट के पास चाकू से वार के कई निशान थे और उनके गले को कंप्यूटर की तार से घोटा गया था। जिसके बाद पुलिस अरुण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और फ्लैट से बरामद चाकू, ग्लव्स और अन्य चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में भेज देती है और इस घटना को किसने अंजाम दिया है उनकी तलाश में लग जाती है, जिसमें पुलिस को जल्दी ही सफलता भी मिल जाती है। पुलिस अरुण के पड़ोसी और उसके अपार्टमेंट के गार्ड के बयानों की मदद से 2 लोगों को, जिनमें एक का नाम धनंजय सिंधे था और दूसरा मनोज गजकेश था, उनको पकड़ लेती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ला इस हत्या के पीछे का मोटिव पूछती है, जिसमें पुलिस को कई चौंकाने वाली चीजें पता चलती है, जिससे यह केस एक अलग ही मोड़ पे चला जाता है। वो बताते हैं कि ये दोनों उसका फ्लैट हड़पने वाले थे, मगर इस साजिश में सिर्फ यही दोनों इन्वॉल्व नहीं है। जिसके बाद ये 2 और लोगों का नाम लेते हैं, जिसमें पहला नाम था करण सूद और दूसरा उसकी बहन सिमरन सूद। फ्लैट को हथियाने के प्लान के मुताबिक करण और सिमरन ने अरुण कुमार के बेटे अनुज टिक्कू को, जो कि फिल्मों में छोटा मोटा रोल करता था, उसे सिमरन की मदद से हनी ट्रैप कर उसके भाई करण सूद से मिलवाया, जिसने अनुज को झांसा दिया कि जो कि उसकी फिल्में फाइनेंस कर सकता है, और ऐसे ही बहला फुसला के उसका फ्लैट लीज पर ले लिया और लीज पर लेने के बाद उसको जान से मारने का प्लान बनाया, जिसमें हम दोनों उनकी मदद करने वाले थे। लेकिन हम इससे पहले कि कुछ कर पाते उसके पिता अरुण को यह पता चल गया था कि उनके बेटे ने कुछ लोगों को उनका फ्लैट लीज पर दिया है, इसीलिए वो उन्हें निकालने आए थे। मगर जब अरुण ने इस फ्लैट पर आकर हमें देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगा और उन्होंने हमें जल्दी से घर खाली करने की धमकी दी, वरना वो पुलिस बुला लेंगे। जिससे हमें लगने लगा कि हमारा प्लान खराब ना हो जाए, इसीलिए हमने उनको जान से मार दिया और वहाँ से भाग गए। पुलिस के लिए इतना बयान काफ़ी था, जिसके बाद वो करण सूद और उसकी बहन सिमरन को पकड़ने की कोशिश तेज कर देते हैं और करण को मुंबई की CST रेलवे स्टेशन से पकड़ लेते हैं। मगर करण पुलिस की वैन से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे अगले दिन फिर से पकड़ लेती है
और सिमरन की तलाश भी तेज कर देती है। लेकिन जब तक वो उन्हें नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी हिरासत में करण से पूछताछ चालू कर देती है और उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगालती है, जिसमें पुलिस को और भी दिल दहला देने वाली चीजें पता चलती है। असल में उसका नाम करण सूद था ही नहीं। करण का असली नाम विजय पलांडे था, जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसने पहले भी सन 1998 में 2 कत्ल किए थे। विजय का पहला विक्टिम था अनूप दास, जिससे वो जुहू के एक रेस्टोरेंट में मिला था, जहां पर वो एक वेटर का काम करता था। उसने अनूप को महाबलेश्वर की एक बिजनेस ट्रिप के लिए राजी किया और रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। बाद में उसे मारकर उन्हीं घाटियों में फेंक दिया, जिसके बाद उसने उसकी गाड़ी हड़प ली और आगे उसकी प्रॉपर्टी हथियाने वाला था। तभी उसका पिता विजय के पास आया और बोला कि अनूप ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों महाबलेश्वर एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, लेकिन जब से तुम दोनों गए हो उनका संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। उन्हें अनूप से मिलना है, बताओ अनूप कहाँ है। तो अनूप के पिता को उससे मिलवाने के लिए वो उन्हें अपने साथ ले गया और उनको भी जान से मार डाला, जिसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया और सन 2002 में सबूतों और बयानों की मदद से उसे जेल हुई। लेकिन 1 साल बाद वो जेल से पैरोल मिलने पर भाग गया और थाईलैंड जाकर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली ताकि वो पुलिस को पहचान में ना सके। फिर भारत वापस आकर यहाँ पर करण सूद के नाम से रहने लगा, जिसके बाद उसे एक मॉडल से प्यार हो गया और उससे उसने शादी कर ली। और वो मॉडल और कोई नहीं, वो सिमरन सूद है। शादी के बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि सिमरन उसकी बहन बन के रहेगी और ऐसे लोगों को हनी ट्रैप करेगी जो कि बिजनेसमैन हो या फिर एस्पायरिंग एक्टर या प्रोड्यूसर हो। उन्हें वो करण से मिलाएगी ऐसा उसका भाई, जो कि फिल्मों या फिर उनके बिजनेस में पैसा लगा सकता है। फिर ये उनको जान से मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। और आगे वो एक और हत्या की बात कबूल करता है, जिसमें उसने दिल्ली के एक बिजनेसमैन करण कक्कड़ को, जिसको फिल्मों में रुचि थी और एक फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता था, उसको सिमरन के प्यार में फंसाया और मुंबई ले आए और मुंबई की एक बिल्डिंग ओबराय स्प्रिंग में उसको मार डाला और उसके कई टुकड़े करके मुंबई और गोवा के बीच के हाईवे के चिपलून एरिया के जंगल में फेंक दिया और उसकी BMW गाड़ी को हत्या लिया। इसके बाद पुलिस सिमरन को भी पकड़ लेती है और सारे सबूत को इकट्ठा कर इन सबको कोर्ट के आगे रख के 3 को उम्र कैद की सजा सुनवाती है, जिसमें विजय, सिमरन और सिंधे शामिल थे। और गजगेश को सुनवाई में देरी के कारण जमानत मिल जाती है, लेकिन बाद में फिर से सजा हो जाती है।